वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पर बात करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो एक कॉमन एक्ट है, लेकिन ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आता है और इसमें सेल का सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर गुड्स ही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है। सीए फाउंडेशन, CSEET, CMA फाउंडेशन और हमारे देश में कई कॉलेजेस में बीकॉम फर्स्ट ईयर लेवल पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है। तो ये वीडियो सभी जगहों पर काम का होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिलेबस में है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो होगा ही। तो ये वीडियो ऐसे सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नो डाउट यदि आपको अच्छा लगे तो पहले आप पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई, जिसके द्वारा द सेलर, अब आप इसी एक्ट में पढ़ेंगे कि सेलर को भी डिफाइन किया गया है और सेलर में खुद बेचने वाला भी आता है और किसी और व्यक्ति की तरफ से कोई बेचता है, नहीं एजेंट उसका, वो भी सेलर में आता है। तो जिसके द्वारा सेलर, अब 3 चीज़ें दी हुई हैं। वेयर बाई द सेलर नंबर 1 ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। यहाँ प्रॉपर्टी शब्द को सबसे पहले समझते हैं। प्रॉपर्टी यानी मालकी, स्वत्व बोलते हैं, मालिकाना हक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो होता है जिसमें सेलर ये एग्री करता है कि वो ये जो चीज़ बेच रहा है उसमें जो मालकी है उसको वो बायर को ट्रांसफ़र करेगा। और कई बार करता है और कई बार करेगा। एग्रीज टू ट्रांसफ़र यानी फ्यूचर में भी कर सकता है। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट पर किसी कंडीशन को पूरा करने पर वो भी आता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने पहले ही कह दिया, टू द बायर, अर्थात वो किसको ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी यानी मालकी उस चीज़ की, उस गुड्स की, बायर को। और जैसा मैंने सेलर के बारे में बताया, बायर भी, मैं अगर सैमसंग का टेलीविज़न खरीद रहा हूँ तो मैं भी बायर हुआ, और मैं अपने बेटे के लिए खरीद रहा हूँ और सेलर को बोलता हूँ कि इसको दे देना, तो मेरा बेटा भी बायर की श्रेणी में आएगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन का, फॉर मनी कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस। सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन को रिस्ट्रिक्ट किया है। कंसिडरेशन हमेशा प्राइस में ही होगा। और शायद आपको मालूम हो कि प्राइस और वैल्यू हिंदी में रिस्पेक्टिवली कहें तो कीमत और मूल्य, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, सिनोनिम्स नहीं है। प्राइस हमेशा मनी में बताई जाती है। इस कॉपी की कीमत यानी प्राइस 5 रुपये है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि विनोद, अगर तुम मुझे 4 टॉफ़ी दोगे तो मैं ये कॉपी आपको दूंगा, तो यहाँ कॉपी का मूल्य 4 टॉफ़ी हुआ। इंग्लिश में कॉपी का वैल्यू 4 टॉफ़ी हुआ। तो डियर, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए मूल्य नहीं चलता है, वैल्यू नहीं चलता है, मॉनेटरी वैल्यू
यानी कि प्राइस ही चलता है, मनी में ही मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ एक चीज़, तो 3 चीज़ों को अपन रिवाइज कर लें कि पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में सेलर एग्री करता है या एग्री टू ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र करने की बायर को और फॉर मनी कंसिडरेशन। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल बाद में किसी कंडीशन के पूरा होने पर कोई फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो हम इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हमेशा बायलैटरल होगा, 2 पार्टीज़ होंगी ही। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यदि भी कॉन्ट्रैक्ट में कहा है पार्टीज़ भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लोग होंगे, 2 पार्टीज़ होंगी, लोग मत भूलिएगा, 2 पार्टीज़ होंगी। हमेशा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसमें? हमेशा केवल गुड्स में। अब गुड्स मतलब क्या? तो इसी कानून के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 में जो गुड्स की डेफिनेशन दी है, जिस पर मैंने शॉर्ट भी बनाया है और एक वीडियो भी है जो इससे पहले रिलीज़ हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। प्राइस बात कर ली हमने। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो शायद आपको भी मालूम हो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जब आया तो इसके पहले क्या था सेल के लिए? तो इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्ट 7 हुआ करता था, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही काम करता था। लेकिन फिर बाद में महसूस किया कि नहीं, हमें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग चाहिए, तो 1930 में उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया। और इसीलिए डियर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है कि सेल ऑफ गुड्स अपने आप में पूरा नहीं है, आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 1 से लगाकर 75 तक बेसिक सेक्शंस हैं, वो सब इसमें भी लागू होते हैं। कितने? जितने कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कंट्रोवर्शियल ना हो। अगर 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसी बात कही है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के किसी प्रोविज़न के विपरीत है, तो वो नहीं मानी जाएगी। और जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, यहाँ कुछ कहा नहीं है पर वहाँ है, तो वो यहाँ भी माना जाएगा। कैसे अभी बताऊँगा डियर। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट होना और कंसिडरेशन होना, लॉफुल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा होना, ये सब इसमें भी होना चाहिए। 10-12 पॉइंट्स हैं सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सब यहाँ लागू होंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में निश्चित रूप से होगा, उसको यहाँ रिकॉल करना चाहिए, उसको एक साथ पढ़ लेना चाहिए। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा उस पर एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन पहले करता हूँ। एक 11 साल का बच्चा अपनी कॉलोनी की दुकान पे जाकर ये कहता है कि आज हमें 1 किलो पनीर चाहिए शाम को। वो कहता है ठीक है, इतने रुपए का आएगा। उसने कहा ठीक है, बुलवा लेना। वो दुकानदार आमतौर पर पनीर रखता नहीं है, पर उसने उस लड़के ने कहा कि आज हमें चाहिए तो आप हमें दें, क्या भाव रहेगा? उसने कहा ठीक है 7 बजे आ जाना, ये भाव रहेगा। 7 बजे न बच्चा गया न उसके घर वाले गए। क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा है? जी नहीं। 10-11 साल का बच्चे में कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी होती ही नहीं है, और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का में कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है, लेकिन अगर आप समझदार हैं और आप दुकान चलाते हैं तो आपने घर पर फ़ोन करके उनके पूछ लेना चाहिए कि बच्चा आया ऐसा ऐसा कह रहा है, तो क्या मैं इसको, तो ये अच्छा ठीक है मैडम, बिल्कुल 7 बजे मैं आपका बुला कर। ये उसने क्या किया? बच्चे ने केवल कम्युनिकेशन किया, और कॉन्ट्रैक्ट तो किया दुकानदार ने और उस बच्चे की मदर के बीच टेलीफोन पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
अभी थोड़ी एडिशनल शॉट दे दिया ताकि आपको लगे कि यार सभी वीडियो में सब तो ये कहते हैं, तो ये व्यक्ति क्या अलग से कहेगा, मुझे मौका तो दो, मैं न जाने क्या क्या कहूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप मुझे कहिए, आपके एग्ज़ाम CS EET की एग्ज़ाम तो बस कुछ ही दिनों में है, तो आपको अगर और किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट में लिखिए। आपने कमेंट की, मैंने देखी, 1-2 घंटे में आप वीडियो लीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है। दिन भर में जितने वीडियो चाहिए कहिएगा, मैं बना दूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।